हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवानी भाटी एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ हिंदी का सरलतम रूप लेके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। संज्ञा जिसको अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। संज्ञा का बहुत ज़्यादा महत्व है हिंदी व्याकरण में और हमारे जीवन में भी। जिस प्रकार से हमारे जन्म से लेके अब तक हमारी जो भी उम्र रही हो उसमें हमने जो कुछ भी देखा, छुआ, महसूस किया वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आता है। वो सभी किसके अंतर्गत आता है? संज्ञा के अंतर्गत। तो संज्ञा क्या होता है? तो पहले हम संज्ञा के टुकड़े करके देखेंगे। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? सम प्लस ज्ञा। संज्ञा सम का मतलब होता है समान या बराबर बोल सकते हो। समान या बराबर बोल सकते हैं आप। ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान होना। क्या होना? ज्ञान होना। समान रूप से किसी चीज का ज्ञान होना, किसी चीज का बोध होना। ठीक है। अब संज्ञा क्या होता है? संज्ञा तो उसके लिए हमें परिभाषा ज्ञात करनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का जो अर्थ होता है सम प्लस ज्ञा, इसके टुकड़े करने पे समान या बराबर या ज्ञान का होता है ज्ञान होना। अब जो संज्ञा होता है उससे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और उसके अंदर जो भाव होते हैं, जो हमारे मन के भाव होते हैं, वो पूर्ण रूप से इसके अंतर्गत व्यक्त हो जाते हैं, ज्ञात हो जाते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। मूल रूप से उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आप कक्षा को यहाँ पे स्टॉप करके ये सब नोट आउट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरा होता है भाववाचक।
ये संज्ञा के मुख्य भेद हैं। उसके अलावा अन्य दो भेद और है। अन्य भेद, इसको आप चौथा पांचवा लगा के लिख सकते हैं। समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के अन्य दो भेद हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या एक वचन का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। बोध हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम जयपुर, गंगा नदी का नाम है, गंगा जनवरी सोमवार महात्मा गांधी आदि। एक चीज और याद रख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो इसके भेद होते हैं, जो जैसे होता है उसका जो उदाहरण होता है हमेशा एक वचन में आएगा, हमेशा एक वचन में आएगा। सेकंड है जातिवाचक संज्ञा जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। और इसमें हमेशा बहुवचन के रूप में आते हैं उदाहरण। जैसे मतलब इसके जो उदाहरण होते हैं बहुवचन में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे लड़का, लड़की, शहर, गांव, शिक्षक, विद्यालय आदि। इसी के साथ में अगर किसी शिक्षक का नाम होता या विद्यालय का नाम होता तो वो आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा जिसमें किसी के भाव, अवस्था, आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रोना,
हंसना, बुढ़ापा, जवानी आदि। तो जो हमारे मन के भाव होते वो सभी भाववाचक के अंतर्गत आते। इसके अंतर्गत आपकी अवस्थाएं भी आती है, इसके अंतर्गत आपकी खुशी भी आती है, इसके अंतर्गत आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं और जिसको हम देख नहीं सकते वो भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। अदृश्य होता है क्योंकि रोते हैं हम, हंसते हैं, वो हमारे अंदर के जो भाव होते हैं उन भाव को हम नहीं देख सकते, इसीलिए अदृश्य के अंतर्गत आता है और हमेशा इसमें एक वचन होता है। आप सभी यहाँ तक नोट कीजिए। अन्य जो चौथा हमारा भेद था समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा जिसमें किसी समूह का बोध हो, संपूर्ण समूह का बोध हो, संपूर्ण समूह का, समूह या झुंड बोल सकते हो, समूह का बोध हो। जैसे में आप लिख सकते हैं मंडली, सेना, झुंड, मेला आदि। पांचवा है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक वो होता है जिसमें किसी एक पदार्थ से अनेकों चीजें बने या अनेकों वस्तुएं बने, उसे द्रव्यवाचक बोलते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, तेल, घी आदि। अब कैसे देखो, समूहवाचक यानी समूह, एक मंडली पूर्ण रूप से सभी एक साथ में होते हैं तो वो सभी समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। द्रव्यवाचक जैसे जिसमें किसी एक वस्तु से अनेक पदार्थ बनते हैं, जैसे सोना चांदी को पिघला के अनेक प्रकार से जो वस्तुएं बनती है, जैसे सोने से गले के आभूषण भी बनते, हाथों के भी बनते, सर के भी बनते, पैरों के लिए पायल भी बन सकती है। उसी प्रकार चांदी से भी बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं, बहुत सारे यूटेंसिल यानी बर्तन भी बनते हैं चांदी के। और दूध के द्वारा मिठाई बनती है और चाय बनती है और दूध से खीर बनती है। वैसे घी और तेल का भी बहुत सारे अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग वस्तुएं बनाने के लिए, इसीलिए ये द्रव्यवाचक के उदाहरण है। आप सभी इसको नोट आउट कीजिए। इसी के साथ मैं आपको एक सारणी बताऊंगी जिससे आपको संख्या का अभ्यास करने में सरल रूप में सहायता मिलेगी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, जो व्यक्तिवाचक होता है
वो सदैव दृश्य होता है, और जो जातिवाचक होता है वो भी दृश्य होता है, और जो भाववाचक होता है वो अदृश्य होता है, यानी दिखाई नहीं देते, हमारे मन के जो भाव होते हैं महसूस कर सकते हैं। अब जो व्यक्तिवाचक होता है वो सदैव एक वचन में आएगा। क्या आएगा? एक वचन में आएगा। और जो जातिवाचक है वो बहुवचन में परिवर्तन हो सकते हैं, बहुवचन रूप में परिवर्तन हो सकते हैं। ध्यान रखना, पहचान की शॉर्ट ट्रिक है। और जो भाववाचक होते हैं वो भी हमेशा एक वचन में आएंगे। तो ये इंडेक्स भी आप नोट आउट कर लीजिएगा। तो आज की हमारी कक्षा इतनी ही। तो आप, उम्मीद रखती हूँ आपको मेरी कक्षा पसंद आई हो, और आप सभी पुनः इसका अभ्यास कीजिएगा। शेयर, लाइक एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।